अजीब सी नजर से यश को देख रहा था तो यश ने जल्दी से कहा, कुछ नहीं यार, जानकी आंटी के हाथ का बना हुआ खाना सच में बहुत टेस्टी होता है, बस इसलिए यहाँ आने से खुद को रोक नहीं पाया। ये कहकर वो डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और प्लेट में निकाल कर नाश्ता करने लगा। यश खाते हुए जानबूझकर बोला, वाह, जानकी आंटी के हाथ का खाना आज भी उतना ही शानदार है। श्रेष्ठ ने एक नजर उसे देखा, फिर एक नजर किचन की तरफ देखने के बाद खुद भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। श्रेष्ठ को उस पर काफी गुस्सा आ रहा था। उसने यश और धारा की नजदीकियां देख ली थी, जिस बात से वो अंदर ही अंदर भड़क रहा था। श्रेष्ठ ने ठंडी आवाज में पूछा, तू यहाँ नाश्ता करने आया है या मुझसे मिलने? यश ने मुस्कुराते हुए कहा, दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं ब्रो। श्रेष्ठ बस उसे घूर कर रह गया। धारा अपने हाथों में चाय का कप लिए बाहर आई। श्रेष्ठ का गुस्सा भरा चेहरा देखकर एक पल के लिए वो भी घबरा गई, फिर खुद को संभालते हुए चेहरे पर मुस्कान सजाकर चाय का कप लेकर डाइनिंग टेबल की तरफ आई और मुस्कुराकर कहा, ये लीजिए चाय। उसने ट्रे को डाइनिंग टेबल पर रखा और चाय का कप लेकर श्रेष्ठ के पास जाने लगी। यश अचानक धारा के श्रेष्ठ के पास पहुंचने से पहले ही उठ खड़ा हुआ और धारा के हाथ से चाय का कप ले लिया। यश हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, थैंक यू मिस। अचानक धारा चौंक गई, फिर सामने यश को देखकर मुस्कुराते हुए उसे चाय थमा दी। धारा ने धीरे से कहा, जी कोई बात नहीं, वैसे हमारा नाम धारा है। इस बीच श्रेष्ठ की नजरें धारा के हाथ पर थी, जिसे अभी अभी यश ने टच किया था। उसने धारा की तरफ देखा जो मुस्कुरा रही थी। वो उसकी नेचुरल स्माइल थी जो हमेशा उसके साथ रहती थी, लेकिन श्रेष्ठ को लगा ये स्माइल यश की वजह से है। अपने हाथ में दूसरा चाय का कप लेकर धारा श्रेष्ठ के पास आई। श्रेष्ठ ने चाय लेने के लिए हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। वो अभी श्रेष्ठ को चाय दे ही रही थी कि तभी यश ने कहा, क्या ये आपने बनाई है? धारा उसे देखते हुए बोली, जी। यश फ्लर्ट करते हुए बोला, तभी तो आपकी तरह अच्छी है। उसकी बात सुनकर धारा बस मुस्कुरा कर रह गई, लेकिन श्रेष्ठ को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने चाय का कप देखा, उसमें ब्लैक टी के बजाय दूध वाली चाय थी। ये देखकर उसने चाय का कप उठाया और सीधे धारा के हाथ पर उड़ेल दिया। चाय गिरने के साथ ही प्लेट भी फर्श पर गिरकर टूट गई। यश की नजरें धारा और श्रेष्ठ पर चली गई। धारा अपने हाथ को झटक रही थी। गन चाय गिरने से उसका हाथ जलकर लाल हो गया था। धारा दर्द से कराहते हुए श्रेष्ठ को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन श्रेष्ठ की आंखें अभी भी गुस्से से जल रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, मुझे मॉर्निंग में ब्लैक टी चाहिए होती है, ना कि मिल्क टी। धारा कांपती आवाज में बोली, सॉरी, हमसे गलती हो गई, हम अभी आपके लिए ब्लैक टी बना देते हैं। श्रेष्ठ ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, अब इसकी जरूरत नहीं है, तुमने पहले मेरा मूड खराब कर दिया है। यश ये देखकर हैरान रह गया और उसे समझाते हुए बोला, श्रेष्ठ सही से बात कर यार, लड़की है। श्रेष्ठ ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, अब तू मुझे सिखाएगा कि नौकरों से कैसे बात करनी है। श्रेष्ठ की बात सुनकर धारा उसे हैरान नजरों से देखने लगी। यश चुप हो गया। श्रेष्ठ के मुंह से खुद के लिए नौकर शब्द सुनकर धारा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बिना कुछ बोले वहां से भागकर किचन में चली गई और किचन काउंटर से टिक कर बैठकर फफक फफक रोने लगी। चंचल आज स्कूल गई थी, इसलिए वो वहां नहीं थी। धारा के हाथ में जब चाय गिरी तो वो बहुत गर्म थी। गिरते ही उसके हाथ पर लाल निशान पड़ गए। जलन तो उसे बहुत हो रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा जलन उसके सीने में हो रही थी। उसने रोते हुए अपने आप से कहा, दिल तो कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर इसके चंगुल से आजाद हो जाए, लेकिन हमारा नाम भी धारा है, हम इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। कुछ तो था श्रेष्ठ में जो धारा को बार बार उसे अपनी तरफ खींच रहा था। आज तक धारा को किसी के लिए ऐसी फीलिंग्स महसूस नहीं हुई थी। वो बस उसका पति बन चुका था। उसे अपनाना धारा के लिए आसान नहीं था, फिर भी उसका दिल बार बार उसे अपनाना चाहता था, लेकिन उसके कहने से कुछ नहीं होता था। उसने तो श्रेष्ठ को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था, लेकिन श्रेष्ठ के लिए वो बस बच्चा हासिल करने और रघुवंश परिवार को बर्बाद करने का जरिया थी। अचानक धारा उठ खड़ी हुई और अपना चेहरा पानी से धोकर फिर से श्रेष्ठ के लिए चाय बनाने लगी। जब वो बाहर आई तब तक यश वहां से जा चुका था। ये देखकर धारा ने राहत की सांस ली। आखिर वो उनके बीच का कोई बाहरी इंसान था और वो नहीं चाहती थी कि कोई उनके झगड़े का गवाह बने। श्रेष्ठ अभी भी डाइनिंग टेबल पर बैठा किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। धारा ने मुस्कुराते हुए उसके सामने आकर कहा, ब्लैक टी हाजिर है। उसे देखते ही श्रेष्ठ अपनी कुर्सी से उठने लगा, लेकिन धारा तुरंत उसके सामने आकर खड़ी हो गई और दोनों हाथ फैलाकर उसका रास्ता रोक दिया। श्रेष्ठ उसे खतरनाक नजरों से देख रहा था, लेकिन धारा बेपरवाह खड़ी रही, जैसे उसके गुस्से से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। श्रेष्ठ ने उसे घूरते हुए पूछा, ये सब क्या है? धारा चहकते हुए बोली, चाय लाए हैं आपके लिए, हमारे पति का मालिक जी, इसे पिए बिना हम आपको जाने नहीं देंगे। श्रेष्ठ ने सख्ती से कहा, मुझे कोई चाय नहीं पीनी, हटो मेरे रास्ते से। वो दूसरी तरफ से जाने लगा तो धारा भी उधर पहुंच गई। श्रेष्ठ चिढ़ते हुए बोला, मैं कहता हूँ मुझे जाने दो। उसी वक्त धारा भागकर डाइनिंग टेबल के पास गई, एक कप चाय उठाकर उसके सामने आकर बोली, हमारे प्यारे पतिदेव, इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है। आपकी खूबसूरत पत्नी आपको अपने जले हुए हाथों से चाय बनाकर पिला रही है और आप क्यों उसे डांट रहे हैं? पाप लगेगा आपको। धारा ने कप आगे करते हुए चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। श्रेष्ठ की नजरें उसके जले हुए हाथों पर पड़ी। धारा उसकी तरफ तिरछी नजरों से देख रही थी। वो नौटंकी करते हुए बोली, सच में बहुत दर्द हो रहा है पतिदेव, जरा फूंक मार दीजिए। वो अपना हाथ उसके मुंह के पास ले गई। श्रेष्ठ उसे अजीब नजरों से देख रहा था। तभी धारा ने चाय का कप आगे करके कहा, अच्छा मत मारिए फूंक, हमारे दिल को खुश करने के लिए ये चाय पी लीजिए। आखिरकार श्रेष्ठ ने कप उसके हाथ से ले लिया और एक घूंट लेकर बोला, ये तो ठंडी है। ये सुनते ही धारा तालियां बजाकर हंसने लगी। श्रेष्ठ उसे हैरानी से देख रहा था। धारा ने मासूमियत से कहा, हमें लगा कि आप इस बार भी हमारे ऊपर चाय डाल देंगे, इसलिए ठंडी वाली चाय लाई हूं। धारा की बात सुनकर श्रेष्ठ हैरान रह गया। उसने मन ही मन कहा, समझ नहीं आता इतना सब कुछ होने के बाद भी ये लड़की इतनी मस्त मौला कैसे रह सकती है? ये सच में रघुवंश परिवार की बेटी है या मैं किसी सर्कस से चोकर उठा लाया हूं? श्रेष्ठ को दोबारा गुस्सा होते देख धारा ने उसकी बाजू कसकर पकड़ ली और उसे खींचते हुए डाइनिंग टेबल के पास ले जाकर बिठा दिया। श्रेष्ठ उसे देख रहा था। तभी उसे किचन से कुछ जलने की बू आने लगी। ये महसूस होते ही वो किचन में गया। उसे किचन में जाते देख धारा को याद आया कि उसने गैस पर हलवा चढ़ा रखा है। ये याद आते ही वो चिल्लाते हुए किचन में भागी, हमारा हलवा! भागने की वजह से उसका पैर फिसला और वो सामने खड़े श्रेष्ठ से जा टकराई। उसके अचानक टकराने की वजह से श्रेष्ठ का भी बैलेंस बिगड़ गया और वो धारा को लेकर जमीन पर गिर गया। दोनों की पोजीशन कुछ ऐसी थी कि श्रेष्ठ जमीन पर गिरा हुआ था और धारा उसके ऊपर थी। धारा के सॉफ्ट होंठ श्रेष्ठ के गालों को छू रहे थे। ये महसूस करते ही दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई, जैसे दोनों ने भूत देख लिया हो। श्रेष्ठ और धारा दोनों इसी पोजीशन में पड़े खुद में उलझे हुए थे कि ये जो हो रहा है वो सपना है या हकीकत। श्रेष्ठ अभी भी अपने दिमाग में उलझा हुआ था। तभी उसके कानों में धारा के रोने की आवाज सुनाई पड़ी, आपने हमारी फर्स्ट किस चुरा ली,
ये कहते हुए धारा ने उसके सीने पर अपना सिर रख दिया, जैसे वो इस चीज से काफी दुखी हो। अचानक धारा के श्रेष्ठ के सीने पर सिर रखते ही श्रेष्ठ के दिल की धड़कन तेज हो गई, जिसे धारा अच्छे से सुन पा रही थी। उसने श्रेष्ठ की तरफ देखा, जो खुद अपनी धड़कनें सुनकर शब्द हो गया था। धारा ने सीधे श्रेष्ठ की आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या आपको हमसे प्यार हो गया? उसका दिल भी जोर से धड़क रहा था। उसे डर लग रहा था कि श्रेष्ठ का जवाब क्या होगा। धारा का सवाल सुनकर श्रेष्ठ भी दंग रह गया। वो अपने ही मन में जवाब ढूंढते हुए बोला, नहीं, मैं इससे प्यार नहीं कर सकता। ये बस बदला लेने का एक जरिया है, मेरे मन में लगी नफरत की आग को बुझाने का एक जरिया, जिसे मुझे मोहब्बत से नहीं नफरत से बुझाना है। ये सोचते ही श्रेष्ठ के बदन में आग लग गई। उसे वो सब याद आ रहा था जो उसने अपने बचपन से झेला था। उसने कितना दुख झेला था उसके कैलाशनाथ रघुवंश की वजह से। उसे रघुवंश परिवार के हर सदस्य से नफरत थी। धारा भी रघुवंश ही थी। ये सोचते हुए उसकी आंखों में आग उतर आई। उसने अचानक से धारा को कसकर पकड़ लिया और पलटकर उसे एकदम से अपने नीचे कर लिया। धारा उसकी आंखों में देखते ही थोड़ा घबरा गई, लेकिन फिर भी उसकी मुस्कान कम नहीं हुई। ये देखकर श्रेष्ठ के तन बदन में आग लग गई। उसने गुस्से में अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, तेरे मुस्कुराते हुए इन होठों को इस कदर बेजान बना दूंगा कि तू मुस्कुराने से भी डरेगी। ये कहकर वो उसकी तरफ झुका और कसकर उसके चेहरे को पकड़कर उसके होठों पर जोर से किस करने लगा। पहले तो धारा शर्मा रही थी, पर अगले ही पल आंसू उसके गालों पर बहने लगे। कुछ देर बाद जब श्रेष्ठ उसके ऊपर से उठा तो उसका मुंह खून से लाल हो गया था। उसने एक बार धारा को देखा, फिर वहां से उठकर चला गया। धारा वहीं रोती तड़पती किचन के फर्श पर पड़ी थी। उसके होंठ अब खूबसूरत नहीं थे। श्रेष्ठ ने उसे इस तरह काटा था कि उसके होंठ खून से सन चुके थे, जिसकी वजह से उसे इतना दर्द हो रहा था कि उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। वो काफी देर तक बेहोश होकर वहीं पड़ी रही। जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी हुई थी। खुद को हॉस्पिटल के बेड पर देखकर धारा परेशान हो गई। हम तो किचन में थे और श्रेष्ठ वहां से चले गए थे, तो फिर हमें हॉस्पिटल कौन लाया? उसने देखा तो वहां एक नर्स थी जो कुछ काम कर रही थी। उसे देखकर धारा उठकर बैठ गई। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? वो अभी बहुत कमजोर थी। नर्स ने तुरंत पलटकर कहा, मैम प्लीज आप कुछ मत बोलिए, आपकी अभी होठों की सर्जरी हुई है। आप जितना बोलेंगी उतना ही आपके होठों का शेप खराब होगा। धारा ने कांपती हुई आवाज में पूछा, सर्जरी? पर कब? नर्स ने कहा, मैम कल ही हुई है। आप 24 घंटे के लिए बेहोश थी। बाहर आपके पति आपके होश में आने का वेट कर रहे हैं। मैं उन्हें कहने जा रही हूँ कि आपको होश आ गया है। इतना बोलकर वो नर्स बाहर चली गई। धारा हैरान होकर खुद से बोली, क्या श्रेष्ठ जी हमें यहाँ लेकर आए हैं? पर हमें नुकसान पहुंचाने वाले भी तो वही हैं। क्या हो रहा है ये सब? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी लगता है कि वो बहुत अच्छे इंसान है और कभी जानवर से भी बदतर हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है उनके साथ जो वो इस कदर खूंखार बन चुके हैं? फिर उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, इतना तो हम भी जानते हैं कि हर विलेन के पीछे छुपा हुआ एक अच्छा इंसान होता है जिसे हमें बाहर निकालना होता है। उनकी इस गलती के लिए भी हम उन्हें माफ करते हैं। उन्होंने हमें उस हालत तक जरूर पहुंचाया, पर उसके बाद हॉस्पिटल भी लेकर आए। धारा अभी यही सब अपने मन में सोच ही रही थी कि तभी वो नर्स दोबारा अंदर आई और धारा से माफी मांगते हुए बोली, आई एम रियली सॉरी मैम, मैंने बाहर हर जगह ढूंढा लेकिन आपके हस्बैंड मुझे कहीं नहीं मिले। नर्स ये सब बुझी हुई आवाज में कह रही थी। उसे दुखी देखकर धारा ने अपना सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, इट्स ओके। नर्स ने तुरंत उसे याद दिलाते हुए कहा, मैम प्लीज आप कुछ मत बोलिए, मैं आपकी ऑल टाइम नर्स हूँ। आपको कोई भी परेशानी होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, इशारे या कागज पर लिखकर। ये कहते हुए उस नर्स ने धारा के हाथ में एक नोटबुक और पेन पकड़ा दिया। धारा ने नोटबुक पेन लेकर तुरंत लिखकर पूछा, हमें यहाँ से छुट्टी कब मिलेगी? ये लिखकर उसने नोटबुक उस नर्स की तरफ पढ़ा दी, जिसे पढ़कर नर्स इमोशनल होते हुए बोली, सॉरी मैम, आपके फैमिली में शायद आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए आपके पति चाहते हैं कि जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती आप यही हॉस्पिटल में रहे। धारा ने फिर से लिखा और उसे नर्स के हाथ में देते हुए पूछा, हम यहाँ भी खुश हैं। क्या आपको पता है हमारे पति हमसे मिलने कब आएंगे? जैसे ही नर्स ने पढ़ा वो मुस्कुराते हुए बोली, नो मैम, मुझे ये नहीं पता, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपके पति जल्दी ही आपसे मिलने आएंगे। जब आपके पति आपको बेहोशी की हालत में इस हॉस्पिटल में लाए थे तब वो काफी गुस्से में थे। उन्होंने तो हमारे सीनियर डॉक्टर्स पर बंदूक भी तान दी थी। सच पूछिए तो उस दिन हम सब काफी डर गए थे। आपके पति बहुत डेंजरस इंसान है। नर्स की बात सुनकर धारा हैरान रह गई। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, श्रेष्ठ ने हमारे लिए सीनियर डॉक्टर्स पर बंदूक तान दी? ये कैसे हो सकता था? क्या नर्स सही कह रही है? शायद हमारी बुरी हालत देखकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, जिसकी वजह से वो पछतावे में ये सब कर बैठे। हमें पता था हमारे श्रेष्ठ जी इतने बेदर्द नहीं हो सकते। ये सोचते हुए वो मुस्कुरा दी। धारा जब बेहोश होकर जमीन पर पड़ी हुई थी तभी अचानक श्रेष्ठ भागते हुए उसके पास आया। वो घबराया हुआ था। डर और घबराहट की वजह से वो बुरी तरह कांप रहा था। श्रेष्ठ जोर से चिल्लाया, धारा, धारा, क्या हो गया तुम्हें? मैं इतना बेरहम कैसे हो सकता हूँ? मैं तुम्हें इतना दर्द कैसे पहुंचा सकता हूँ? श्रेष्ठ धारा को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो उसे अपनी बाहों में लेकर बाहर लॉन की तरफ भागा और कार में बैठते हुए चिल्लाया, जल्दी जल्दी हॉस्पिटल चलो। उसका एक बॉडीगार्ड ड्राइविंग सीट पर बैठा और तेजी से कार हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा दी। वो बॉडीगार्ड भी अपने बॉस को देखकर हैरान था। श्रेष्ठ पागलों की तरह धारा को हिलाते हुए बोला, धारा, धारा, आंखें खोलो, देखो मैं यहाँ हूँ। आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। लेकिन धारा बेहोश थी। तेज ड्राइविंग की वजह से वो लोग लगभग 10 मिनट में ही सिटी हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल पहुंचते ही श्रेष्ठ धारा को अपनी बाहों में लेकर इमरजेंसी की तरफ भागा। डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी मेरी धारा को देखो। श्रेष्ठ की चीख पूरे हॉस्पिटल में गूंज उठी। उसकी तेज आवाज सुनकर सारे डॉक्टर वहां आ गए। जी आप घबराइए मत, इन्हें बस हल्की चोट आई है, इनके होठों को थोड़ा चलना होगा, ये काम कोई भी कर देगा। श्रेष्ठ ने गुस्से में अपनी पॉकेट से गन निकालकर डॉक्टर के सिर पर तान दी। कोई भी कैसे कर देगा? ये नजारा देखकर सारे लोग कांप गए। वो डॉक्टर सीनियर था, लेकिन शहर में नया होने की वजह से वो श्रेष्ठ को पहचान नहीं पाया था। अपने एक डॉक्टर को खतरे में देख 2-3 और सीनियर डॉक्टर आगे आकर बोले, मिस्टर श्रेष्ठ ऑबराय, आप फिक्र मत कीजिए, मैडम जल्दी ठीक हो जाएंगी। आप बाहर वेट कीजिए, मैडम के लिप्स बिल्कुल पहले जैसे हो जाएंगे। डॉक्टर की बात सुनकर श्रेष्ठ ने उसका कॉलर पकड़ लिया। मेरी वाइफ के लिप्स बिल्कुल वैसे ही रहने चाहिए जैसे पहले थे। मुझे उसके लिप्स पर एक भी स्क्रैच नहीं चाहिए, ओके? डॉक्टर ने अपना डर छुपाते हुए कहा, सर अगर आपके पास मैडम की कोई फोटो हो तो प्लीज हमें दे दीजिए। इसके बाद श्रेष्ठ ने उसका कॉलर छोड़ दिया। डॉक्टर्स धारा को अंदर ले गए और उसे दर्द ना हो इसलिए बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। फिर उसके होठों की सर्जरी की गई ताकि कटने की वजह से जो निशान बने थे उन्हें ठीक किया जा सके। सर्जरी के दौरान ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया गया था जिससे सिलाई 3 दिन में सूख जाए और उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी की जा सके ताकि निशान हमेशा के लिए मिट जाए। अगले दिन श्रेष्ठ ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा मीटिंग कर रहा था। एक शेयर होल्डर ने पूछा, बॉस ये हमारी कंपनी के लिए सही नहीं होगा, हम रघुवंश ग्रुप को बर्बाद करने के लिए अपना लॉस कैसे कर सकते हैं? श्रेष्ठ उस शेयर होल्डर को घूरते हुए बोला,
क्यों नहीं कर सकते? आई एम द बॉस ऑफ दिस कंपनी और मेरे ख्याल से डिसीजन मेरा होना चाहिए, ना कि तुम्हारा। जाओ रघुवंश ग्रुप के सारे शेयर होल्डर्स को उनके खिलाफ भड़काओ और उन्हें दुगने पैसे का लालच देकर उनके सारे शेयर्स मेरे नाम कर दो। एक शेयर होल्डर ने कहा, ओके सर, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। कुछ देर बाद सारे शेयर होल्डर्स वहां से बाहर चले गए। अब उस रूम में सिर्फ यश और श्रेष्ठ बचे थे। यश ने श्रेष्ठ के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, यार तेरी दुश्मनी कैलाशनाथ और उसके तीनों बेटों से, लेकिन उस लड़की ने तेरा क्या बिगाड़ा जिसे तूने अपने पास कैद कर रखा है? श्रेष्ठ उसे घूरते हुए बोला, तुझसे मतलब तू अपने काम से काम रख। यश हल्का सा मुस्कुराया और मन ही मन बोला, मतलब तो मुझे है, यश चोपड़ा को एक बार जो चीज पसंद आ जाए उस पर सिर्फ यश का हक होता है। और जब शैतान की गुफा में अप्सराओं को टक्कर देने वाली राजकुमारी कह दूं तो राजकुमार को शैतान से टकराना ही होगा। कल तूने उसका हाथ जलाया था, मैं तेरे हाथ को जलाकर राख कर दूंगा। ये कहकर उसने अपने पॉकेट से फोन निकाला और किसी से बोला, आज मिलना है कैफे 9। ये कहकर उसने कॉल कट किया और बोला, श्रेष्ठ तू अब ज्यादा दिन तक श्रेष्ठ नहीं रहेगा। रात हो चुकी थी। धारा हॉस्पिटल के रूम में बैठी श्रेष्ठ का इंतजार कर रही थी, लेकिन श्रेष्ठ अभी तक उससे मिलने नहीं आया था। नर्स उसे खाना खिलाकर जा चुकी थी, लेकिन धारा को नींद नहीं आ रही थी। वो करवट बदलने ही वाली थी कि तभी उसके रूम का दरवाजा खुला। उसने सोचा नर्स आई होगी, इसलिए वो चुपचाप लेटी रही। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। श्रेष्ठ के कदमों की आवाज का एहसास होते ही धारा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगी। श्रेष्ठ धारा से मिलने आया था। वो आकर उसके बगल में रखे स्टूल पर बैठ गया और उसे देखने लगा। फिर उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर धारा को छूना चाहा, लेकिन रुक गया। अगर ये छूने से जाग गई तो? कुछ देर तक वो वहीं बैठा उसकी खूबसूरती को निहारता रहा। फिर वो उठकर झुका और धारा के फॉरहेड पर किस करते हुए बोला, तुम बहुत सुंदर हो। ये कहकर वो रूम से चला गया। उसके जाने के बाद धारा ने अपनी आंखें खोली। वो उसके इस बिहेवियर से हैरान रह गई। उसने अपने फॉरहेड को छुआ तो उसकी बात फिर से उसके कानों में गूंज उठी, तुम बहुत सुंदर हो। 2 दिन बाद धारा की लिप्स की प्लास्टिक सर्जरी होने वाली थी। डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए और कुछ ही घंटों में सर्जरी हो गई। धीरे धीरे 15 दिन बीत गए, लेकिन इस बीच एक बार भी श्रेष्ठ उसे देखने नहीं आया। धारा इसी सोच में डूबी हुई थी कि तभी घर से एक गार्ड उसे लेने आया। धारा खुशी खुशी उसके साथ घर चली गई। उसे बुरा तो लग रहा था कि श्रेष्ठ उसे लेने नहीं आया, लेकिन वो फिर भी उससे गुस्सा नहीं थी। वो बस जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहती थी। जब वो घर पहुंची तो सबसे पहले उसे जान की आंटी दिखाई दी। धारा ने उनके पैर छुए और पूछा, आंटी श्रेष्ठ जी घर में है ना? जान की आंटी ने कहा, नहीं बेटा, वो तो किसी काम से बाहर गए हैं। धारा मुस्कुराकर आगे बढ़ते हुए बोली, अच्छा ठीक है, हम उनके रूम में ही उनके आने का इंतजार करेंगे। ये बोलकर वो मेन हॉल में आ गई। तभी उसने देखा कि सामने से श्रेष्ठ चलकर आ रहा है। उसे इतने दिनों बाद देखकर वो खुशी के मारे उसकी तरफ दौड़ पड़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। अचानक अपने करीब धारा को देखकर श्रेष्ठ हैरान रह गया। उसने मन ही मन कहा, ये लड़की किस मिट्टी की बनी, इतना सब होने के बाद भी मुझसे ऐसे चिपकने की हिम्मत कर रही है। धारा श्रेष्ठ को कसकर अपनी बाहों में भरते हुए बोली, आप कहाँ थे इतने दिनों से? हम आपका इंतजार कर रहे थे, अब हमसे मिलने क्यों नहीं आए? श्रेष्ठ ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, छोड़ो मुझे। धारा जिद करते हुए बोली, नहीं, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। पहले आप बताइए, आप हमसे मिलने क्यों नहीं आए? श्रेष्ठ ने अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? श्रेष्ठ ओबरॉय तुमसे मिलने आएगा। श्रेष्ठ उसे कमर से पकड़कर धक्का देने ही वाला था कि तभी उसे उस दिन की घटना याद आ गई और वो रुक गया। अपनी कमर पर श्रेष्ठ का हाथ महसूस होते ही धारा शर्मा गई और खुद ब खुद पीछे हट गई। श्रेष्ठ ने अपने मन में सोचा, कमाल है ये लड़की, अभी जब मैंने इसे हटने को कहा तो हटी नहीं और मेरे छूते ही हट गई, कहीं मुझसे डर तो नहीं रही। श्रेष्ठ अपने मन में ही धारा को देखते हुए यही सब सोच रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। धारा शर्म से झुकी पलकों के साथ उसके सामने खड़ी थी। उसकी लिप्स की सर्जरी के बाद वो और भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी थी, जिसे देखकर आज हमेशा गुस्से में रहने वाला श्रेष्ठ ओबरॉय भी अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसके चेहरे पर थोड़ी शरारत, थोड़ा भोलापन और बहुत सारी मासूमियत एक साथ झलक रही थी। श्रेष्ठ ना चाहते हुए भी उसे देखने को मजबूर हो गया था। धारा श्रेष्ठ को अपने सामने देखकर काफी खुश थी कि तभी उसकी नजर श्रेष्ठ के पीछे गई। शॉर्ट ड्रेस पहनी, हाई हील्स की टक टक आवाज करती हुई एक लड़की मेन गेट से उनकी तरफ आ रही थी। उसे देखकर धारा हैरान रह गई। वो लड़की काफी मॉडर्न थी। उसके एक हाथ में ब्रांडेड बैग और दूसरे हाथ में सफारी का लगेज पकड़ा हुआ था। वो उनके पास आकर खड़ी हो गई। धारा अपनी आंखें छोटी करके उसे ऊपर से नीचे तक ढूंढने लगी। उसे वो किसी सर्कस से आई हुई खिलाड़ी लग रही थी। उस लड़की ने अपने सनग्लास उतारे और सीधे जाकर श्रेष्ठ के गले लग गई। हे श्रेष्ठ, तुमने क्या सोचा? तुम मुझे लेने एयरपोर्ट नहीं आओगे तो मैं नहीं आ पाऊंगी। श्रेष्ठ ने उसे खुद से दूर करते हुए सख्ती से कहा, माया दूर रहो मुझसे। फिर उसने पास खड़े एक सर्वेंट को बुलाकर कहा, ये कुछ दिनों तक हमारे साथ रहेगी, इन्हें रूम दिखा दो। इतना बोलकर श्रेष्ठ वहां से चला गया। धारा वहीं खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। वो पूछना चाहती थी कि आखिर ये लड़की कौन है जो उसे उसके नाम से बुला रही है। उसने सोचा कि शायद ये उसकी बहन होगी, पर बहन तो उसे नाम से नहीं बुलाएगी। फिर उसे लगा शायद दोस्त होगी। ये सोचकर वो मुस्कुराते हुए बोली, जी नमस्ते, आपका सफर कैसा रहा? माया उसे ही घूर रही थी। फिर उसने सोचा जरूर ये कोई मेड होगी। उसने अपने बाल स्टाइल से पीछे किए और उंगली के इशारे से धारा को पास बुलाते हुए बोली, हे कम। धारा छल कपट से अनजान एक नेक दिल लड़की थी। वो बिना कुछ सोचे उसके पास चली गई। धारा को अपने पास आता देखकर माया को यकीन हो गया कि वो सच में घर की मेड है। उसने सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहा, तुम जाओ। इतना सुनकर वो वहां से चला गया। धारा को ऊपर से नीचे तक एक नजर देखते हुए माया बोली, हे यू, मेरा लगेज उठाकर मेरे पीछे आओ। इतना बोलकर माया अपने हाई हील्स की टक टक आवाज करती हुई सीढ़ियों से ऊपर चली गई। धारा उसे देखती रह गई। वो उसे रोककर कहना चाहती थी कि ये काम वो क्यों करे, लेकिन अतिथि देवो भव का विचार आते ही उसने लगेज उठा लिया। पहले तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही उसे लगेज लेकर सीढ़ियां चढ़नी पड़ी उसे भगवान याद आ गए और वो बोली, हे बाकी बिहारी जी, ये कितना भारी है। माना मेहमान भगवान का रूप होते हैं, पर इतना भारी लगेज हम कैसे उठा सकते हैं? ये कहते हुए वो पूरी ताकत लगाकर लगेज को उठाने लगी। 5-6 सीढ़ियां चढ़कर वो थककर वहीं बैठ गई और बोली, हमसे नहीं होगा, हमने तो आज तक एक सब्जी का झोला भी नहीं उठाया, ये इतना भारी लगेज कैसे उठाएंगे? वो खुद से ही बड़बड़ा रही थी कि तभी उसे सीढ़ियों से उतरता हुआ श्रेष्ठ दिखा। उसके हाथ में माया का लगेज देखकर श्रेष्ठ की आंखें सिकुड़ गई। तुम इस लगेज के साथ क्या कर रही हो? अचानक श्रेष्ठ की आवाज सुनकर धारा चौंक गई। जल्दी से खड़े होने की कोशिश में उसका पैर दुपट्टे में फंस गया। वो गिरने ही वाली थी कि तभी श्रेष्ठ ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। धारा सीधे उसके सीने से टकरा गई। धारा दर्द से करहा उठी और सीढ़ियों पर बैठकर उसने अपने दोनों हाथों से अपना पैर पकड़ लिया। दर्द की लकीरें उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। श्रेष्ठ तुरंत उसके पास बैठते हुए बोला, शायद मोचा गया, मेरे साथ चलो, मैं मेडिसिन दे देता हूँ।
इतना कहकर उसने अचानक आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में उठा लिया। धारा एकदम से हैरान रह गई, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। माया ये सब वही खड़ी होकर देख रही थी। श्रेष्ठ की बाहों में धारा को देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो दांत पीसते हुए बोली, ये मेड, इसकी इतनी हिम्मत कि ये श्रेष्ठ की बाहों में है। आज तक जो जगह माया को नहीं मिल पाई वो इस मेड को कैसे मिल सकती है? नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। श्रेष्ठ सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। श्रेष्ठ धारा को अपने कमरे में ले गया। कमरे में आते ही डर की वजह धारा ने अपना शरीर टाइट कर लिया, क्योंकि इससे पहले जब भी श्रेष्ठ ने उसे गोद में उठाया था उसने उसे बेड पर पटक दिया था। उसे लगा कि आज भी ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार श्रेष्ठ ने उसे बहुत नरमी से बेड पर बिठाया, जैसे कोई फूल संभाल कर रख रहा हो। फिर वो वॉशरूम की तरफ गया और मेडिकल किट लेकर वापस आ गया। उसने मलहम निकालकर उसके पैर पर लगाना शुरू किया। उसे ऐसा करते देख पहले तो धारा हैरान रह गई, लेकिन फिर उसे याद आया कि पति का पैर छूना पाप होता है। वो एकदम से पैर खींचते हुए बोली, आप हमारे पैर कैसे छू सकते हैं? वो कह ही रही थी कि श्रेष्ठ ने उसे घूर कर देखा, जिससे धारा तुरंत शांत होकर वहीं बैठ गई। तभी मलहम लगाते हुए श्रेष्ठ ने उसका पैर थोड़ा जोर से खींच दिया। धारा की चीख निकल गई और वो झट से उठकर खड़ी हो गई। फिर बोली, अगर अपनी ताकत ही दिखानी थी तो किसी बॉडीगार्ड को बुला लेते। हमारे जैसे मासूम पर अत्याचार करने की क्या जरूरत थी? एक तो पहले ही पैर में दर्द था और अब बढ़ गया। आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? धारा लगातार बोले जा रही थी और श्रेष्ठ चुपचाप हाथ बांधे उसकी बातें सुन रहा था। बोलते बोलते अचानक धारा को ध्यान आया कि वो अपने ही पैरों पर खड़ी है। ये देखकर वो चौंक गई। अरे, अब तो दर्द नहीं हो रहा। वो चलते हुए दरवाजे तक गई, फिर कुछ देर रुकी और अचानक उछल कूद करते हुए वापस आ गई। श्रेष्ठ उसकी पूरी नौटंकी देख रहा था। उसने माथा पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके साथ क्या करे। धारा खुशी से चहक उठी। थैंक यू, हमारा पैर बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम गरबा भी कर सकते हैं, सीढ़ियों से उतर चढ़ सकते हैं। श्रेष्ठ ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, इसी सब की वजह से तुम्हें मोच आई थी। अब फिर से कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। धारा कान पकड़ते हुए बोली, ओके सॉरी, अब हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। धारा जाने लगी कि अचानक लाइट चली गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। धारा डरकर पीछे हटने लगी और अनजाने में श्रेष्ठ से टकरा गई। श्रेष्ठ ने चिढ़ते हुए कहा, तुम सही से क्यों नहीं चलती हो? सॉरी बोलकर धारा वहां से जाने लगी। वो थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि तभी अचानक कमरे की लाइट चली गई। अब कमरे में चारों तरफ अंधेरा फैल गया और वो घबराकर एक बार फिर श्रेष्ठ के गले जा लगी। धारा को अंधेरे से डर लगता था। अंधेरा देखते ही उसका कलेजा मुंह को आ गया। वो डर और घबराहट के मारे अपने कदम पीछे करने लगी। पीछे होते होते वो खड़े श्रेष्ठ से टकरा गई। श्रेष्ठ चिढ़ उठा, क्या है, सही से नहीं चल सकती? हमेशा टकराती रहती हो। धारा अपने डर को छुपाते हुए बोली, वो बाहर बहुत अंधेरा है तो दिखाई नहीं दिया। श्रेष्ठ ने शांत होकर धीमी आवाज में कहा, शायद शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। इतना बोलकर वो जाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि अचानक गोली चलने की आवाज उसके कानों में पड़ी। धारा जोर से चिल्ला उठी। गोली की आवाज सुनते ही धारा ने अपने दोनों हाथों से कान ढक लिए। गोली की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बाहर जाने ही वाला था कि तभी उसके कानों में फिर से धारा के रोने की आवाज आई, जिसे सुनकर उसके कदम वहीं ठिठक गए। न जाने धारा की आवाज में ऐसा क्या था कि श्रेष्ठ अपने कदम आगे बढ़ा ही नहीं पा रहा था। वो वहीं खड़ा रहा, लेकिन धारा का रोना बंद नहीं हुआ। अचानक गोली की आवाज सुनकर उसके दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। तभी उसे याद आया कि श्रेष्ठ कमरे से बाहर चला गया है। उसे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक बार फिर गोली चलने की आवाज आई। इस बार धारा और ज्यादा डर गई। उसके अंदर ये डर अपने लिए नहीं बल्कि श्रेष्ठ के लिए था। धारा दरवाजे की तरफ दौड़ते हुए चिल्लाई, श्रेष्ठ जी! वही खड़ा श्रेष्ठ, जो धारा के मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान रह गया था, वो उसके पीछे पीछे गया। धारा अंधेरे में ही श्रेष्ठ जी चिल्लाते हुए भाग रही थी। तभी उसे पीछे से श्रेष्ठ ने पकड़ लिया तो धारा अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, हमें छोड़िए, श्रेष्ठ जी नीचे गए हैं, बाहर गोलियां चल रही हैं, हमें उन्हें बचाना होगा, नहीं तो उन्हें चोट लग जाएगी। ये कहते हुए धारा लगातार रोए जा रही थी। श्रेष्ठ उसे लगातार देख रहा था। तभी तीसरी बार गोली चलने की आवाज आई तो धारा फिर से चिल्लाई, श्रेष्ठ जी! वो इतनी बुरी तरह डर गई थी कि उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे पकड़े हुए श्रेष्ठ उसके पास खड़ा है। वो जाने ही वाली थी कि श्रेष्ठ ने उसे पकड़कर अपने कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया। धारा लगातार रोते हुए बोल रही थी, जाने दीजिए हमें, श्रेष्ठ जी बाहर मुसीबत में है, ऐसी हालत में हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। धारा को लग रहा था कि कोई गार्ड या नौकर उसे बचाने आया था और श्रेष्ठ बाहर उन लोगों से लड़ने गया था जो गोलियां चला रहे थे। श्रेष्ठ को कुछ हो न जाए ये सोच सोचकर उसका दिल घबरा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। वो बस इतना जानती थी कि वो श्रेष्ठ को किसी भी मुसीबत में नहीं देख सकती। अंधेरे में भी श्रेष्ठ को उसकी आंखों में बहते हुए आंसू दिख रहे थे, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के 13-14 साल अंधेरे में ही बिताए थे। इसलिए उसे अंधेरे में देखने और भटकने की आदत हो गई थी। उसने मन ही मन सोचा, आखिर कौन है जो श्रेष्ठ ओबरॉय के घर पर हमला करने की हिम्मत कर रहा है? वो बाहर जाकर सब देखना चाहता था, पर धारा को इस हालत में खुद के लिए तड़पता देख उसका उस कमरे से एक कदम बाहर रखने का मन भी नहीं कर रहा था। धारा के हिसाब से श्रेष्ठ बाहर था, पर असल में वो उसी के पास खड़ा उसे देख रहा था। श्रेष्ठ समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, बाहर जाए या धारा को बता दे कि वो उसके पास ही खड़ा है। अगले ही पल उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो मन ही मन बोला, नहीं, मैं धारा के सामने नहीं झुक सकता। ये मेरी दुश्मन है, मेरे दुश्मन की पोती। अगर ये रो रही है तो रोने दो। ये सोचकर वो दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगा, पर उसके पैर आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। दिमाग उसे बाहर ले जा रहा था, लेकिन उसका पत्थर बन चुका दिल आज उसके काबू में नहीं था। जिस दिल में कभी किसी के लिए रहम नहीं था, आज उसी दिल में धारा के नाम का एक छोटा सा कोना बन चुका था। धारा की लगातार सिसकियां सुनकर उसने अपनी मुट्ठियां भींचकर खुद से कहा, क्यों नहीं रोक पा रहा मैं खुद को। वो तेजी से धारा की तरफ बढ़ा। उसके पास जाकर उसने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। अचानक हुए इस एहसास से धारा अवाक रह गई। उसे लगा कि वो श्रेष्ठ है। ये सोचकर उसने भी उसे कसकर हक कर लिया और उसके सीने में चेहरा छुपाकर रोते हुए शिकायत करने लगी, आप हमें इतना परेशान क्यों करते? बाहर कितनी सारी गोलियां चल रही है, अगर आपको एक भी लग जाती तो हमारा क्या होता? वो और जोर से रोते हुए बोली, आपको हमारी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, आप बहुत बुरे हो, एक हम जो आपकी फिक्र में रोए जा रहे हैं। धारा लगातार रोते हुए उसे अपनी शिकायतें सुना रही थी और श्रेष्ठ खामोशी से उसे सुन रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने मन में कहा, इतनी परवाह करती है हमारी। अनजाने में उसका हाथ धारा के सिर पर चला गया और वो धीरे धीरे उसका सिर सहलाने लगा। धारा फूले हुए गालों के साथ उसके सीने से ऐसे लगी हुई थी जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ के सीने से लग जाता है। धारा लगातार उससे शिकायतें कर रही थी और श्रेष्ठ बस मुस्कुराकर उसे सुन रहा था। लेकिन तभी चौथी बार गोली चलने की आवाज गूंजी और श्रेष्ठ अपने होश में आ गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और वो खुद से बोला, ये मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। उसने तुरंत धारा को खुद से अलग किया और वहां से चला गया। पीछे से धारा घबराते हुए चिल्लाई, श्रेष्ठ जी, श्रेष्ठ जी! लेकिन इस बार श्रेष्ठ ने मुड़कर नहीं देखा। अब धारा को खुद पर ही शक होने लगा, क्या वो सच में श्रेष्ठ जी थे या कोई और?
उसने उलझन भरी नजरों से चारों तरफ देखा, फिर बोली, अगर वो श्रेष्ठ जी होते तो हमें छूना तक पसंद नहीं करते। श्रेष्ठ के जाने के कुछ देर बाद ही लाइट वापस आ गई। धारा नीचे चली गई। नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि श्रेष्ठ अपने गार्ड से कुछ बात कर रहा था। उसे देखते ही धारा का दिल डर से भर गया। वो बुदबुदाई, अगर श्रेष्ठ जी यहाँ है तो कमरे में हमारे साथ कौन था? उसके कदम वहीं रुक गए। फिर वो खुद पर ही हल्का सा हंस पड़ी और नम आंखों से बोली, हम भी ना पत्थर से दिल लगाएंगे तो चोट भी हमें लगेगी। श्रेष्ठ जी को भला हमारी इतनी फिक्र कब से होने लगी जो वो हमारे लिए अंधेरे में रुकेंगे? ये सोचते हुए वो मायूस होकर वहां से चली गई। उसके जाते ही श्रेष्ठ ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसके दिल के अंदर तूफान मचा हुआ था और उस तूफान की वजह सिर्फ एक थी, धारा। तभी श्रेष्ठ की असिस्टेंट शेखर ने आकर कुछ ऐसा कहा जिसे सुनते ही श्रेष्ठ का दिमाग घूम गया। ऐसा कैसे हो सकता है? शेखर श्रेष्ठ को बता रहा था, बॉस, जांच से ये पता चला कि आपके घर पर हुए इस हमले के पीछे भी रघुवंश परिवार के मुखिया कैलाश नाथ रघुवंश का हाथ था, लेकिन इस हमले को रोकने वाले भी रघुवंश परिवार के ही आदमी हैं। श्रेष्ठ हैरान रह गया, क्या ये कैसे हो सकता है? श्रेष्ठ को हैरान देख शेखर ने आगे कहा, यस बॉस, मैंने पता लगाया। इस बार वो लोग आपको मारने नहीं बल्कि धारा मैडम को मारने आए थे। ये सुनकर श्रेष्ठ को एक और झटका लगा। श्रेष्ठ अपनी सीट से खड़ा होते हुए बोला, क्या कैलाश नाथ रघुवंश अपनी ही पोती को कैसे मार सकता है? शेखर ने आगे बताते हुए कहा, बॉस, अभी जिन आदमियों ने कैलाश नाथ रघुवंश के आदमियों को मारा वो भी रघुवंश परिवार के लोग थे, जो कि कैलाश नाथ रघुवंश के बड़े पोते सक्षम रघुवंश के अंडर काम कर रहे हैं। शायद उन्हें ये पता नहीं है कि सक्षम रघुवंश अपनी छोटी बहन से बेहद प्यार करता है। शेखर कुछ पल रुककर आगे बोला, जिस दिन से धारा मैडम को अपने मंडप से उठाकर उनसे शादी की, उसी दिन से कैलाश नाथ रघुवंश अपनी पोती के खून के प्यासे हो गए। इसकी भनक सक्षम रघुवंश को लग चुकी है और इसी वजह से उसने अपनी बहन की सेफ्टी के लिए आपके बंगले के आसपास सीक्रेट गार्ड्स तैनात कर रखे हैं। श्रेष्ठ चुपचाप खड़ा सब सुन रहा था। तभी शेखर ने पूछा, बॉस, अब हमें क्या करना चाहिए? कल से मैडम का कॉलेज शुरू हो रहा है, क्या हम भी अपने सीक्रेट गार्ड्स को मैडम की रखवाली के लिए भेज दें? श्रेष्ठ ने सख्त आवाज में कहा, बिल्कुल नहीं। उसके बड़े भाई ने उसके लिए सारे अरेंजमेंट पहले से कर रखे, और वैसे भी वो जिए या मरे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं उसकी फिक्र क्यों करूं? श्रेष्ठ ने सख्त नजरों से शहर की ओर देखते हुए ये कहा तो शेखर चुप हो गया। तभी श्रेष्ठ ने कहा, अब तुम जाओ। शेखर के जाने के बाद श्रेष्ठ के चेहरे के भाव बदल गए। वो अपनी सीट से उठा और लाइब्रेरी की तरफ चला गया। उसने एक किताब निकाली और खोलकर देखने लगा। उस किताब के पन्नों में एक तस्वीर थी जिसे उसने अपने हाथ में लिया और सहलाते हुए देखने लगा। तस्वीर में एक 5-6 साल की लड़की थी जो 2 छोटी चोटियों के साथ अपनी गुड़िया को गले लगाए मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान देखकर श्रेष्ठ भी मुस्कुरा दिया। उसने उस फोटो को अपने होठों से लगाते हुए कहा, तुम मेरी पहली मोहब्बत हो और तुम ही मेरी आखिरी भी हो। मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। मेरे दिल का अंधेरा भी मेरी मोहब्बत कम नहीं कर सकता। बस एक बार तुम मुझे मिल जाओ, फिर तुम्हें कभी खुद से दूर कहीं नहीं जाने दूंगा। इतना बोलकर उसने वो फोटो को वापस किताब में रखा और किताब लाइब्रेरी में रखकर अपनी स्टडी रूम से बाहर आ गया। जैसे ही वो बाहर आया उसे माया दिखाई दी। वो तेजी से उसके पास आकर बोली, श्रेष्ठ, तुम कहाँ थे? पता है जब लाइट चली गई थी मैं कितना घबरा गई थी और अचानक हुई उन गोलियों की आवाज ने तो मुझे डरा ही दिया था। अच्छा हुआ तुम्हारा गार्ड मेरे रूम में आ गया जिसने मुझे प्रोटेक्ट किया, नहीं तो मैं। वो बार-बार श्रेष्ठ की बाह पकड़ रही थी और वो झटक रहा था जिससे श्रेष्ठ को गुस्सा आ गया। वो उसे डांटने ही वाला था कि तभी उसके कानों में पायल की छन छन करती आवाज सुनाई दी तो वो रुक गया। पीछे मुड़कर देखा तो धारा चंचल से बात करते हुए नीचे आ रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर श्रेष्ठ से टकराई उसकी मुस्कान गायब हो गई और वो नजरें झुकाकर आगे बढ़ गई। ये देखकर श्रेष्ठ हैरान रह गया। आज तक उसने उसे ऐसे इग्नोर नहीं किया था। माया ने श्रेष्ठ के हाथ में फिर से उंगलियां फंसाते हुए कहा, देखा इस लड़की का एटीट्यूड तुमने? ऐसे लोगों को अपने घर में रखा ही क्यों है? लेकिन श्रेष्ठ उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। वो बस धारा को देख रहा था। जैसे ही उसे माया का हाथ अपने हाथ में महसूस हुआ उसने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया और उसे घूरते हुए वहां से चला गया। माया गुस्से से पैर पटकते हुए बोली, हाउ डेयर यू! एक मेड की इतनी हिम्मत कि वो माया को कंपटीशन दे, बहुत जल्द इसे इसका हिसाब देना होगा। इतना बोलकर वो एक खतरनाक हंसी हंस पड़ी। रात को डाइनिंग टेबल पर श्रेष्ठ अपनी हेड चेयर पर बैठा था और माया उसके बगल वाली कुर्सी पर, लेकिन धारा अभी तक नहीं आई थी। इससे श्रेष्ठ थोड़ा परेशान था। कुछ देर बाद धारा नीचे आई। वो सीधे किचन में गई और पानी का जग लेकर अपने कमरे में वापस चली गई। उसने आज खाना भी नहीं खाया था। ये देखकर श्रेष्ठ सोच में पड़ गया और मन ही मन बोला, ये लड़की जो हमेशा कुछ करती थी अचानक इतना शांत कैसे हो गई? उसने 2 निवाले खाए और उठकर अपने कमरे में चला गया। उसे भी आज खाना खाने का मन नहीं था। आधी रात को धारा अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी बार-बार करवट बदल रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसके पेट में चूहे उछल-कूद कर रहे थे। वो अचानक उठकर बैठ गई और अपने पेट को पकड़ते हुए बोली, हो गया, देख ली अपनी नाराजगी। क्या फायदा, वो एक बार भी पूछने नहीं आए कि हमने खाना क्यों नहीं खाया। वो रोनी सूरत बनाकर खुद में ही बड़बड़ाई जा रही थी। देख लिया ना धारा, अन्नपूर्णा मैया से नाराजगी का नतीजा। अब पेट में चूहों की रेस शुरू हो गई है। अब हम क्या करें? बिना खाए तो नींद भी नहीं आएगी और खाए बिना रह भी नहीं सकते। बाकी बिहारी जी, आप हमारी मदद क्यों नहीं करते? आपको जब भूख लगती थी आप तो माखन भी चुराते थे। अचानक वो खुशी से उछलते हुए बोली, मिल गया खाना, जय हो बाकी बिहारी जी की। ऐसा करते हैं हम जाकर चोरी छुपे खा लेते हैं, इससे मैया भी नाराज नहीं होंगी और श्रेष्ठ जी को हमारी फिक्र भी होने लगेगी। इतना बोलकर वो चोरी छिपे किचन की तरफ चली गई। वहां जाकर वो खाना ढूंढने लगी, लेकिन खाना नहीं था। उसे ये नहीं पता था कि श्रेष्ठ के खाने के बाद जो खाना बचता है वो मेट्स खा लेते हैं। आधी रात को श्रेष्ठ अपने स्टडी रूम से निकलकर अपने कमरे की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसे किचन की लाइट ऑन दिखी। ये देख वो उसी तरफ चला गया। इधर पूरा किचन छानने के बाद धारा को दूध का एक पतीला दिखा। उसे देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने एक ही बार में वो सारा दूध पी लिया, लेकिन तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने झट से पतीला नीचे रखा और खुद भी छुप गई, पर तब तक श्रेष्ठ ने उसकी पायल की आवाज सुन ली थी। वो उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसलिए लाइट ऑफ करके वहां से चला गया। सुबह सभी नाश्ता कर रहे थे, तभी किचन में काम करने वाली जानकी आंटी किचन से चिल्लाते हुए बाहर आई, किचन में रात को कौन आया था? सारा का सारा दूध पी गया। हमने खीर बनाने के लिए मंगाया था, अब खीर कैसे बनेगी? धारा बिल्कुल शांत, नजरें नीचे किए श्रेष्ठ के बगल में खड़ी थी। आंटी की बात सुनकर श्रेष्ठ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने धारा की ओर देखते हुए कहा, आंटी, विंडो और दरवाजे अच्छे से बंद रखा कीजिए। कल रात एक भूली बिल्ली किचन में आ गई थी, उसी ने शायद दूध पी लिया होगा। ये सुनकर धारा उसे हैरान होकर देखते हुए मन में बोली, क्या कहा? भूली बिल्ली? क्या श्रेष्ठ जी ने हमें रात को देख लिया था? जानकी आंटी ने बड़बड़ाते हुए कहा, बिल्ली भला भूली कैसे हुई? उसने तो सारा दूध पी लिया और हमारा काम भी बढ़ा दिया। अगली बार आई तो हम उसकी टांगें तोड़ देंगे। जानकी आंटी की बात सुनकर धारा बिल्कुल शांत हो गई। उसे बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन पापी पेट का क्या करे? वो यही सोच रही थी कि तभी उसे श्रेष्ठ की आवाज सुनाई पड़ी, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? धारा ने उम्मीद भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, हमें कॉलेज जाना है। श्रेष्ठ कंधे उचकाते हुए बोला, तो जाओ, मैंने कब रोका? धारा ने गर्दन झुकाकर कहा, नहीं आपने नहीं रोका, पर हमारे पास पैसे नहीं है। श्रेष्ठ उसे देखते हुए बोला,
मैं नहीं दूंगा। कल रात तुमने मुझे जानबूझकर अनदेखा किया था। जैसे तुम मुझे जानती नहीं, तो आज मैं भी तुम्हें नहीं जानता, और जिसे मैं जानता ही नहीं उसे पैसे क्यों दूं? धारा ने अपनी नजरें उठाकर उसे देखा, फिर मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। श्रेष्ठ ने ठंडे लहजे में कहा, अच्छा, पर तुम मुझसे माफी मांगी क्यों रही हो? मुझे क्या फर्क पड़ता है, तुम मुझे इग्नोर करो या प्यार करो, कॉन्ट्रैक्ट तो तुम्हें याद ही होगा। फिर वो एक घमंड भरी खतरनाक हंसी हंसते हुए बोला, तुम जितना मेरे करीब आओगी तुम्हें उतना ही फायदा होगा, वरना 1 साल बाद मैं तुम्हें वैसे भी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से दूर कर दूंगा। ये सुनकर धारा एकदम शांत हो गई। वो भूल गई थी कि उसका और श्रेष्ठ का रिश्ता सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट पर टिका है, जिसमें श्रेष्ठ को गुस्सा होने और रूठने का पूरा हक था, लेकिन धारा को नहीं। धारा ने सिर झुकाकर कहा, हम आगे से इन बातों का ध्यान रखेंगे, वैसे भी आप जितने भी गलत क्यों ना हो, हम अच्छे ही रहेंगे। हमें आपसे कल भी कोई शिकायत नहीं थी और आज भी नहीं है। आप हमारे लिए हमारे बाकी बिहारी जी के समान हैं। ये कहकर वो उसकी बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन तभी श्रेष्ठ ने अपना पैर आगे बढ़ाकर कुर्सी को खींच लिया। धारा को कुछ समझ नहीं आया और वो धड़ाम से नीचे गिर गई। अचानक गिरने से धारा डर गई और श्रेष्ठ को देखने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो बस चुपचाप खाना खा रहा था। धारा उसे देखती रही। तभी श्रेष्ठ ने उसकी तरफ देखा और झुककर बोला, वैसे कल जो तुमने किया था वो बिल्कुल सही था। वैसे भी रघुवंश परिवार की इतनी औकात नहीं है कि तुम श्रेष्ठ ओबरॉय के बगल में बैठकर खाना खा सको। तुम्हारी जगह मेरे दिल पर नहीं बल्कि मेरे पेट पर है। ये शब्द धारा के दिल को चीर गए। उसने आंखें कसकर बंद कर ली और उसकी आंखों से आंसू उसके गालों पर बहने लगे। वो उठकर खड़ी हो गई और श्रेष्ठ की आंखों में आंखें डालकर कहा, भले ही हमारे परिवार की इतनी औकात नहीं कि वो आपके बराबर बैठकर खाना खा सके, पर हमसे 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके आप 1 साल के लिए हमारे बराबर आ चुके हैं, तो आपकी पत्नी होने के नाते हम आपके बराबर बैठकर खाना क्यों नहीं खा सकते? ये सुनकर श्रेष्ठ की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो बिना कुछ बोले धारा के बगल से निकलकर बाहर चला गया। धारा भी उसके पीछे पीछे बाहर चली गई, क्योंकि अब उसे याद आया था कि उसे श्रेष्ठ को गुस्सा नहीं दिलाना है बल्कि मनाना है, वरना वो सन की आदमी बदला लेने के चक्कर में उसका कॉलेज जाना छुड़वा सकता है। वो तेज तेज कदमों से उसके पीछे भागने लगी। श्रेष्ठ ने अपने पीछे उसके कदमों की आवाज सुनी और बीच में ही रुक गया। तभी तेज रफ्तार से आती हुई धारा उससे टकरा गई। टकराते ही उसके मुंह से हल्की चीख निकल गई। श्रेष्ठ ने पीछे मुड़कर देखा तो धारा अपने दोनों हाथों से अपनी नाक सहला रही थी। श्रेष्ठ से टकराने की वजह से उसकी नाक लाल हो गई थी और उसे हल्का हल्का दर्द भी हो रहा था। वो बिना उसकी ओर देखे खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोली, ये बॉडीगार्ड है या चलता फिरता पहाड़? हमारी नाक सुजा दी। बताओ, अभी टूट जाती तो फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ता। एक तो पहले ही हम 15 दिनों तक परेशान होकर वहां से आए हैं। न वहां खाना अच्छा मिलता है और न इनके घर में। रात को तो जैसे तैसे दूध से पेट भर लिया, ऊपर से खाना खाने पर भी रोक। हमने भी सोच लिया आज हम कैंटीन में जाकर समोसे, कचौड़ी, जलेबी, पकौड़े सब खाएंगे। हमारे मुंह में तो अभी पानी आ रहा है। धारा नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। वो अपनी बातों में इतनी खो गई कि उसने एक बार भी सिर उठाकर नहीं देखा। वो अभी भी बोल रही थी और श्रेष्ठ अपने हाथ बांधे वही खड़ा उसे देख रहा था। ब्लैक कोट पैंट में वो किसी बॉडीगार्ड जैसा लग रहा था। दोनों मेन गेट के बाहर खड़े थे। तेज धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका चांद और भी निखर कर आ रहा था। वो बाहर से जितना सख्त दिख रहा था, उसकी आंखों के एक कोने में धारा की बातों से नरमी उतर आई थी, जो केवल तभी दिखती थी जब वो उसे देख रहा होता था। धारा अभी भी बड़बड़ा रही थी, पर हम समोसे पकौड़े खाएंगे कैसे? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। पैसे के लिए तो श्रेष्ठ ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, उसके लिए तो श्रेष्ठ जी को मनाना पड़ेगा। लेकिन धारा ने ध्यान नहीं दिया। वो अपने ही ख्यालों में खोई थी। वो आगे बोली, हाँ वही तो, इस घर में पैसे सिर्फ श्रेष्ठ जी के पास है। पैसों के लिए उन्हें तो मनाना ही पड़ेगा, पर कैसे? वो तो नाराज है हमसे। हमें कितने ना समझ है। हमें उन्हें मनाना था, उल्टा हमने उनको गुस्सा कर दिया। श्रेष्ठ जी, श्रेष्ठ ने शरारत भरी आवाज में फिर कहा, श्रेष्ठ जी बहुत जिद्दी हैं। धारा ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, श्रेष्ठ जी बहुत जिद्दी हैं। वो हमें पैसे इतनी आसानी से नहीं देंगे। श्रेष्ठ ने हल्के से सिर झुकाते हुए पूछा, पर तुम्हें कैसे पता कि श्रेष्ठ जी पैसे देंगे? ये सुनकर धारा ने ऊपर देखा तो 2 शातिर आंखें उसे ही देख रही थी। ये देखकर धारा की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिससे वो गार्ड समझकर बातें कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि श्रेष्ठ था। ये समझते ही उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। श्रेष्ठ अपनी बांस जैसी तेज आंखों से उसे देख रहा था, जबकि धारा के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे देखकर श्रेष्ठ को अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी, लेकिन बाहर से वो बिल्कुल सख्त बना खड़ा था। श्रेष्ठ ने अपने आईब्रो के बीच हाथ फेरते हुए सख्त लहजे में पूछा, तो मैं जिद्दी हूँ? धारा ने सिर हिलाते हुए हाँ कहा तो श्रेष्ठ उसे आंखें छोटी करके देखने लगा। अपनी गलती का एहसास होते ही धारा जल्दी से अपनी बात सुधारते हुए बोली, नहीं नहीं आप जिद्दी नहीं है। श्रेष्ठ ने अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए पूछा, अच्छा तो तुम्हें घर का खाना पसंद नहीं, कैंटीन में बैठकर क्या खाना चाहती हो? समोसे, कचौड़ी? श्रेष्ठ की बात सुनकर धारा रोते हुए गले से बोली, हाँ। श्रेष्ठ ने बोहे उचकाते हुए कहा, ओ हाँ, उसके लिए तुम्हें मुझसे पैसे चाहिए। ये सुनते ही धारा के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसकी आंखें चमक उठी। तभी श्रेष्ठ बोला, अभी अभी तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, इसलिए मैं तुमसे नाराज हूँ। फिर मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? धारा सिर झुकाकर बोली, सॉरी। वह पूरी तरह निराश हो चुकी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने पैसे होने के बावजूद वो उसे थोड़े से पैसे भी नहीं देना चाहता। धारा को परेशान देख अचानक श्रेष्ठ ने उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करते हुए पूछा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन ये बताओ उधार लोगी या खुद कमाकर? धारा अपनी मासूम आंखों से देखने लगी। उसे उसकी बात समझ नहीं आ रही थी। ये देखकर श्रेष्ठ ने कुछ नहीं कहा। उसका दिल और दिमाग आपस में लड़ रहे थे। दिल कह रहा था, धारा सच में बहुत मासूम है, लेकिन दिमाग कह रहा था, नहीं, ये रघुवंश परिवार की बेटी है। वो इन्हीं ख्यालों में उलझा हुआ था कि उसकी नजर धारा पर पड़ी। वो परेशान लग रही थी। तभी वो बोला, मेरे पीछे आओ। श्रेष्ठ ये बोलकर सीधे अपनी कार में बैठ गया। धारा भी उसके पीछे पीछे गई, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। उसे ये खड़ा देखकर श्रेष्ठ चिढ़ गया। वो थोड़ा झुका और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बराबर वाली सीट पर बैठा लिया। धारा हैरान होकर बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? हमें कॉलेज जाना है। श्रेष्ठ ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, रास्ते में तुम्हारा कॉलेज पड़ता है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। धारा खुशी से बोली, सच्ची में? थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन श्रेष्ठ ने कुछ नहीं कहा तो धारा भी शांत हो गई। कुछ ही देर में कॉलेज आ गया तो ड्राइवर ने कार रोक दी। धारा जैसे ही उतरने लगी श्रेष्ठ ने रोके लहजे में पूछा, कॉलेज खत्म होने का टाइम कितने बजे? धारा ने उसकी तरफ देखते हुए धीरे से कहा, 5 बजे। श्रेष्ठ ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और धारा वहां से चली गई। श्रेष्ठ की कार तब तक वहीं खड़ी रही जब तक धारा उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। धारा कॉलेज के अंदर चली गई। अभी सिर्फ 10 बजे थे, इसलिए कॉलेज में कम ही स्टूडेंट्स आए थे। कोई दोस्तों संग बातें कर रहा था तो कोई अपने क्रश के साथ समय बिता रहा था। 2 महीने बाद कॉलेज आकर धारा की पुरानी यादें ताजा हो गई। वो मुस्कुराते हुए चारों तरफ देखने लगी। तभी कुछ लड़कों का ग्रुप उसके पास आकर खड़ा हो गया। उन्हें देखकर धारा घबरा गई क्योंकि वे गुंडों जैसे लग रहे थे। लड़कों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। धारा ने उनके बैग्स देखे तो समझ गई कि वे भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। उसने हिचकते हुए पूछा, कौन हो आप लोग और हमारा रास्ता क्यों रोका है? उनमें से एक लड़के ने कहा, ओहो, जितनी खूबसूरत देखने में हो उतनी ही खूबसूरत बोलती भी हो। दूसरा लड़का एक्साइटेड होकर चिल्लाया, रॉकी यार, इसे मेरे लिए छोड़ दे, बड़ी सुंदर है। तुम्हारी सेटिंग हो गई है ना, अब मेरी बारी।
धारा की खूबसूरती देखकर वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। धारा ने उस लड़के की ओर घूरते हुए कहा, जुबान संभाल कर बात कीजिए। पहले वाला लड़का बोला, ओए होए रानी, गुस्सा भी करती है, तब तो ये पटाखा होगी, इसके मजे पहले मैं ही लूंगा। ग्रुप का एक और लड़का सबको पीछे हटाते हुए आगे आकर बोला, रुको तुम लोग, इस ग्रुप का लीडर मैं हूँ, तो इस पर पहला हक भी मेरा है। रॉकी ने मुंह बनाते हुए कहा, पप्पी भाई ये गलत बात है, कोई भी अच्छी लड़की हो उसे आप ही लेते हो। ग्रुप के लीडर पप्पी ने अपने दोस्त का कॉलर पकड़कर उसे मारना शुरू कर दिया। ये सब देखकर धारा को खतरे का एहसास हुआ और वो वहां से भागने लगी, लेकिन पप्पी ने उसका दुपट्टा पकड़ लिया। पप्पी हंसते हुए बोला, कहाँ भाग रही हो जान? सुनसान कैंटीन एरिया और लड़कों की डरावनी हंसी सुनकर धारा की जान सूख गई। उसने मन ही मन भगवान को याद किया। पप्पी उसे अपनी तरफ खींच रहा था, जिससे दुपट्टे की पिन उसके गले में चुभ गई। धारा दर्द से कराह उठी, हमें जाने दीजिए। लेकिन पप्पी गंदी हंसी हंसते हुए बोला, इतनी भी जल्दी क्या है? धारा ने हिम्मत जुटाई और उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। हिम्मत कैसे हुई हमारी तरफ हाथ बढ़ाने की? थप्पड़ पड़ते ही पप्पी और उसके दोस्त घूर में भड़क उठे। पप्पी घुर्राते हुए बोला, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। अगले ही पल वो पांचों लड़के धारा पर टूट पड़े। धारा चीखते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, बचाओ, कोई है। लेकिन उनकी ताकत के सामने वो बेबस पड़ गई। उन्होंने उसे खींचकर जमीन पर पटक दिया। जैसे तैसे धारा उठी तो पप्पी ने उसे दीवार से सटा दिया और गंदी नजरों से उसे देखने लगा और उसके करीब आते हुए बोला, बोल अब कहाँ जाएगी? डर से कांपती धारा उसे पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पप्पी ने उसके दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए और अपना चेहरा उसकी तरफ बढ़ाने लगा। धारा ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। तभी अचानक किसी ने पीछे से पप्पी की गर्दन दबोच ली। अगले ही पल वहां हड्डियां टूटने की आवाज गूंज उठी। पप्पी की आंखें बाहर निकल आई और उसका चेहरा एक तरफ लुढ़क गया। धारा ने घबराकर सामने देखा। पीछे खड़े आदमी ने पप्पी को उठाकर दूर फेंक दिया था। उस आदमी का चेहरा देखते ही धारा हैरान रह गई। वो कोई और नहीं बल्कि श्रेष्ठ था। श्रेष्ठ की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, मानो मौत खुद किसी को सजा देने उतर आई हो। उसके दिमाग में बार बार वही सीन घूम रहा था। उसने मुट्ठियां भींचकर खुद से कहा, अगर मैं 1 मिनट भी लेट हो जाता तो वो उसे किस कर लेता। उसकी नजर धारा पर पड़ी, जो अभी डरी हुई कांप रही थी। ये सोचकर ही उसका खून खौल उठा कि कोई और धारा को छूने की कोशिश कर रहा था। धारा सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। धारा ने कांपती आंखों से श्रेष्ठ को देखा। उसे सामने देखकर उसका डर धीरे धीरे कम होने लगा। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, श्रेष्ठ। लेकिन धारा के चेहरे पर राहत देखकर श्रेष्ठ का गुस्सा और बढ़ गया। अगले ही पल उसने धारा का सिर पीछे से पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। धारा की आंखें शौक से खुली की खुली रह गई। उसने श्रेष्ठ के कोट को कसकर पकड़ लिया। लगभग 5 मिनट तक ऐसे रहने के बाद जब धारा से अपनी सांसें और नहीं संभाली गई तो वो पीछे हट गई और मुश्किल से बोली, सांस नहीं आ रही। लेकिन श्रेष्ठ ने उसे फिर अपनी तरफ खींच लिया। वो गुस्से में फुसफुसाया, किसी और के तुम्हारे इतना करीब आने की हिम्मत भी कैसे हुई? दूर खड़े बाकी लड़के ये सब देखकर कांप उठे। उन्होंने अपने लीडर पप्पी को अधमरी हालत में जमीन पर पड़ा देखा। एक लड़का डरते हुए बोला, भागो यहाँ से, वरना अगला नंबर हमारा होगा। और अगले ही पल चारों वहां से भाग निकले। करीब 10 मिनट तक किस करने के बाद श्रेष्ठ ने आखिर धारा को छोड़ दिया। धारा बुरी तरह हाफ रही थी। उसके होंठ दर्द से कांप रहे थे। धारा ने नम आंखों से उसकी तरफ देखकर कहा, आप हमें डरा रहे हैं। श्रेष्ठ अब भी गुस्से में उसे घूर रहा था। वो कड़कती हुई आवाज में बोला, अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो क्या होता, पता भी है तुम्हें? धारा डर कर चुप हो गई। अचानक श्रेष्ठ ने उसे अपनी गोद में उठा लिया तो धारा ने पैर चलाते हुए कहा, श्रेष्ठ हमें नीचे उतारिए। लेकिन श्रेष्ठ बिना कुछ बोले उसे लेकर कार तक पहुंचा और अंदर बैठ गया। फिर उसने ड्राइवर को ठंडी आवाज में कहा, बंगले में चलो। अगले एपिसोड्स